हेलो एवरीवन। तो यार इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के लिए काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि सर आपने 10वीं और 12वीं के लिए कोर्स स्टार्ट कर दिया है, लेकिन व्हाट अबाउट 9th एंड 11th। तो आज से हमने 9th और 11th की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आई होप आप लोगों को शेड्यूल मिल चुका है। तो ये है लेक्चर 1 क्लास 11 का, राइट। तो बच्चे इस लेक्चर में क्या करते हैं जनरली, देखो अब आप 11वीं क्लास में एंटर कर रहे हो। 12वीं तक आप क्या करते हो, आप सोशल स्टडीज भी पढ़ते हो, आप मैथ्स भी पढ़ते हो, आप साइंस भी पढ़ते हो। अब लेकिन जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं और आगे भी साइंस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, 11th में 12th में या हायर स्टडीज करना चाहते हैं साइंस में, या साइंस की ये बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं या मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, ये पार्ट साइंस के 11th 12th में पढ़ने पड़ते हैं। तो मेरा नाम सचिन है और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स 11th क्लास के लिए। 12th का मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, 10th का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। तो यार देखो बहुत ही बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पे ज़्यादा मैं पढ़ाने कुछ वाला हूँ नहीं, हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप पढ़ने क्या वाले हो 11वीं क्लास में, किन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है, कौन सी चीज़ें जो आप पहले से अपने आप में मतलब एक माइंडसेट बना के रखो अपना कि यार हाँ मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, ताकि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में झटका ना लगे कि यार ये क्या आ गया एकदम से, है ना। तो ये वाली बात है। तो यार देखो आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि पहला चैप्टर जो है अपना वो है फिजिकल वर्ल्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट किसी काम का चैप्टर नहीं है, सवाल यहां से कोई नहीं पूछा जाएगा, कोई भी सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। आपके 11th के फाइनल एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, जेईई मेन के एग्जाम में, और कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में। तो बच्चे बोल रहे हैं हेलो साक्षी सिंह, हेलो, और जो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सबको मेरा हेलो, बहुत ही प्यारा हेलो। और यार मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं प्लीज इस लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो भी 10वीं से 11वीं में आए हैं, जो भी साइंस ले चुके हैं, ले रहे हैं या लेने का मन बना रहे हैं, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो बेसिकली 11th में साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कर दे, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इस वीडियो से जुड़ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, बेसिक चीजें जो आप पढ़ के आए हैं वो, और बेसिक चीजें जो आप पढ़ने वाले हैं वो, ठीक है। तो देखो यार स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहली चीज जो हम 11वीं में पढ़ने वाले हैं वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। 10वीं में आपने क्या क्या पढ़ा? 10वीं में आपने लाइट के बारे में देखा, लाइट को जाना। 9th में आपने मोशन को पढ़ा। तो मैं बोल सकता हूं कि फिजिक्स का बहुत छोटा पार्ट, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो। फिजिक्स का बेसिक पार्ट आप लोग पढ़ चुके हो, बेसिक चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। अब बेसिक में क्या आता है? बेसिक में जैसे देखो फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स बेसिक चीज है। उसके अलावा क्या क्या होता है बेसिक में? मोशन हो गया, मोशन बेसिक चीज है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बॉडी की स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है जानना कि वो रुकी हुई है या वो चल रही है, ठीक है, वो रुकी हुई है या चल रही है, या फिर उस पर फोर्स लग रहा है या फिर वो फोर्स लगा रही है, वो ठंडी है या वो गर्म है। ये सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है फिजिक्स को रिलेट करती हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे क्या, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखो पहला जो चैप्टर है वो तो यही है फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें प्रैक्टिकली आपको सवाल कोई नहीं आएगा एग्जाम में, ना किसी प्रैक्टिकल एग्जाम में, ना किसी बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ना ही आपके फाइनल एग्जाम में। तो इसका कोई मीनिंग तो है ही नहीं, इस चैप्टर का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यह चैप्टर जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको यहां पे ये चीज पता चलती है कि आप किन चीजों को जानने वाले हो, आगे किस चीज से आप रूबरू होने वाले हो। कहीं आपने साइंस गलती से तो नहीं ले ली है, कहीं ये चीजें डरा तो नहीं देंगी, या फिर ये बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट साइंस इज अमेजिंग, बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स को एक बहुत ही फेमस कोट है कि फिजिक्स इज किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में चलते हैं, बहुत सारी चीजें हम लाइफ में देखते हैं, सब फिजिक्स से रिलेटेड है। हालांकि मैं आऊंगा उस पर, पहले एक बार बेसिक चर्चा कर लेते हैं कि अपन 11वीं में पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो देखो जो चैप्टर हम पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स के साथ में, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ में। उसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? उसके अलावा हम पढ़ेंगे मोशन, ठीक है। अब ये मोशन कैसी भी हो सकती है, 1 डायमेंशनल मोशन हो गई, 2 डायमेंशनल मोशन होगी। मोशन का मतलब पता है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कि कैसे चेंज हो रही है उसकी 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में कैसे। देखो ये भी एक मोशन है ना, ये भी एक मोशन है। कार की मोशन भी मोशन ही कहलाती है, मेरी मोशन भी मोशन कहलाएगी,
और एरोप्लेन की मोशन भी मोशन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। तो बच्चे जो पूछ रहे हैं साक्षी सिंह के सर वेक्टर करवाओगे, बेटा मैं एक एक चीज करवाऊंगा, ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो आपके किसी भी फाइनल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती होगी और मैं नहीं करवाऊंगा। ये चैप्टर जो है जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीजों को, सारी चीजें आपकी करवाई जाएंगी एग्जैक्टली ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो छोड़ी जाएगी। एक एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज, इवन मैं बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, छोटे छोटी चीजें जो फिजिक्स में काम आएंगी वो भी पढ़ाऊंगा, और वेक्टर तो करवाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो फटाफट यार एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को, जितने ज्यादा लोगों के साथ कर सकते हो, जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होंगे इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा और इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पहले अगर मेरे लेक्चर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, या फिर आपने मुझे देखा होगा कभी डाउटनेट चैनल पे, तो एक बार जाके देख सकते हो कि मैं किस तरह से लेक्चर को प्रोसीड करता हूं, राइट। मोशन के बाद हम लोग आ जाएंगे फोर्सेस की स्टडी करने के लिए। किस चीज की स्टडी करने के लिए? फोर्सेस की स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि यार हम जो बोलते हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, फिजिक्स की बेसिक चीजें है ना, 1 किलोग्राम बोलते हैं, 2 किलोग्राम बोलते हैं, 2 न्यूटन बोलते हैं, 5 न्यूटन बोलते हैं, ये सब क्या है? ये सब है क्या? ये सब यूनिट है। और हम जब टाइम मेजर कर रहे हैं या फिर हम किसी मास को मेजर कर रहे हैं तो क्या हम परफेक्टली मेजर कर रहे हैं या उसमें गलतियां कर रहे हैं? तो हम अपनी गलतियों को जानेंगे कि डेली लाइफ में कैसे कैसे हम गलतियां करते हैं ना, तो वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल मूव करता है तो किस तरह से वो मूव कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि फोर्सेस क्या होते हैं, किसी चलती हुई बॉडी पे धक्का देते तो वो अपनी डायरेक्शन क्यों बदल लेती है, ठीक है। इस तरह की चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फोर्सेस एंड फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, चलो फ्रिक्शन भी एक काइंड का फोर्स ही है, तो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम आ जाएंगे सर्कुलर मोशन में, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं वर्क, पावर एंड एनर्जी में, ठीक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पे हम क्या सीखेंगे? यहां पे हम सीखेंगे कि हम जो काम करते हैं एक्चुअल में डेली लाइफ में, उसका कितना पार्ट हमारे यूज का है और कितना पार्ट हमारे यूज का नहीं है ना। तो जरूरी है ना कि हमारा काम कितना है, हमने कितना काम किया है, कितनी चीजें हम जान पा रहे हैं, कितनी चीजें नहीं जान पा रहे हैं, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पावर का मतलब क्या होता है, फिर वहीं पे जानेंगे कि वर्क जो है वो उसी से रिलेटेड है पावर, और एनर्जी क्या होती है, इन दोनों से रिलेटेड है एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद देखो हम धीरे धीरे आ जाएंगे और चीजों को बदलेंगे, तो हम पढ़ेंगे फिर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर पार्टिकल्स, कि भैया ये एक ऐसी चीज आ जाएगी जो आपको एहसास दिलाएगी कि बॉडी का सारा जो मास है ना, एक पॉइंट पे सेंटर्ड मान सकते हो आप, समझ रहे हो। तो वहां से आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने बोला ना, साइंस इज अमेजिंग। धीरे धीरे आप चलते जाओगे, आप रोटेशन की तरफ आ जाओगे या रिजिड बॉडी डायनामिक्स की तरफ आ जाओगे। रोटेशन का मतलब क्या है? देखो, इस पेन पे अगर मैं इसके बीच में फोर्स लगाऊंगा ना, तो मैं इसे कभी भी नहीं घुमा पाऊंगा, ठीक है। मतलब अगर ये पेन ऐसे होता, चलो ऐसे मानो मैंने इस पेन को यहां से पकड़ा हुआ है, मैं इस पेन पे यहां पे कितना भी फोर्स लगा लूं, मैं इसे घुमा नहीं पाऊंगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया तो ये घूम जाएगा। तो ऐसी ही चीजों को जानेंगे कि फोर्स मुझे कहां लगाना है कि कोई भी बॉडी घूमने लग जाए किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। जैसे दरवाजे का हैंडल कहां पे लगा होता है? सबसे कोने में, फिक्स पॉइंट से सबसे दूर लेके जाना है फोर्स को। देखो यहां पे अगर फिक्स पॉइंट है ना, तो मैंने सबसे दूर फोर्स लगाया और आसानी से घूम गया पेन, ठीक है। ऐसे ही दरवाजे का हैंडल सबसे फिक्स पॉइंट से सबसे दूर क्यों लगाया जाता है कोने पे, ओपन एंड वाले पे? क्योंकि वो फिक्स पॉइंट से सबसे दूर है, वहां पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है, घुमाना आसान हो जाता है चीजों को, ठीक है। तो भाई साहब ये चीज हम पढ़ेंगे रोटेशन में। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे और आगे की तरफ, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये भी खैर पार्ट तो मोशन का ही है। उसके बाद वेव्स पढ़ेंगे डिफरेंट। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या थर्मल फिजिक्स जिसे बोलते हैं, थर्मल फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ में फिजिक्स 11th की खत्म कर देंगे। किसके साथ में? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। चलो तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब तक जो बात थी सिलेबस की बात थी कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या हम पढ़ने वाले हैं, राइट। बच्चे पूछ रहे कि विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आस्था शर्मा। देखो बेटा, चैप्टर एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखो मान लो लेट्स से कि आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो
तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, नहीं यहां से दो क्वेश्चन आएंगे, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, यहां से दो क्वेश्चन आएंगे, है ना, इस तरह से यहां से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कुछ पार्ट यहां से आता है, कुछ पार्ट 12वीं से आता है। ठीक है, तो अगर आप इवन फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहे हो ना, तो फाइनल एग्जाम्स में भी सब में से इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे रोटेशन हो गया, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, या सेंटर ऑफ मास हो गए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। वो सारी चीजें हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, कहां से क्या पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन 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 सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप साइंस ले रहे हो तो फील गुड कि आप साइंस पढ़ रहे हो। क्यों अच्छा फील करना है? क्योंकि आप साइंस पढ़ने वाले हो, और साइंस आपको इतना ज्यादा इवॉल्व करती है, इतना ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है, आपको इतना इंटेलिजेंट बना देती है। प्रोसेस में धीरे धीरे आप जानते जाओगे, जैसे जैसे आप चीजों को सॉल्व करना सीखोगे। देखो आप मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में होती क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को आप जल्दी सोचना सीखोगे, कैलकुलेशन जल्दी चेंज करना सीखोगे, आपके एनालिटिकल स्किल्स क्या होंगे, इवॉल्व करेंगे। फिर आप पढ़ोगे फिजिक्स, फिजिक्स आपको पर्टिकुलर सोचने पे मजबूर कर देगी, हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में, कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, छोड़ दिया मैंने, नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये जो सन है उससे मैं गर्म कैसे हो रहा हूं, सन तो बहुत दूर जल रहा है, घर में गैस जलाते हैं, गैस से तो मैं गर्म नहीं होता, लेकिन सन जो इतनी दूर जल रहा है उससे मैं गर्म हो रहा हूं। ठीक है, धरती पर लाइट कैसे आ रही है, चांद कैसे जल रहा है, चांद की रोशनी कैसे हम तक पहुंच रही है। अभी जैसे कि कल जो सूर्य ग्रहण हुआ, लूनर इक्लिप्स जिसे हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, वो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ। तो मतलब साइंस इज एवरीवेयर। ठीक है, साइंस क्या है, हर जगह है। तो सार्थक पूछ रहे कि इज देयर एनी क्लास फॉर क्लास 9? बेटा 9, 10th, 11th, 12th सबकी क्लास चल रही है। ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यह आपका 11वीं का सिलेबस है। अब आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के साथ में कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही फिजिक्स है, तो बेटा हमें फिजिक्स पढ़ना है। अब ये फिजिक्स है क्या भला, ये फिजिक्स क्या है? ठीक है, तो यार अब मैं कैसे बताऊं कि फिजिक्स क्या है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, फिजिक्स है। साउंड कैसे प्रोपगेट करती है, फिजिक्स है। ये माइक्रोफोन मेरी आवाज को कैच कर रहा है, कैच करके इसके सिग्नल को ट्रांसमिट कर सिग्नल को चेंज कर रहा है, फिर ट्रांसमिट कर रहा है, फिर वहां से वो दूसरे सर्वर पे जा रहा है, फिर वहां से वो आपके नेटवर्क पे आ रहा है, फिर आपके पास रिसीव हो रहा है, फिर कन्वर्ट हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। अगर आप चीजों को देख पाते हो तो सिर्फ एक ही रीजन है कि लाइट ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है और ऑब्जेक्ट्स की इमेज आपकी आंखों पे बनती है, इसलिए आप देख पाते हो। यह भी फिजिक्स है। आवाज हम बोलते हैं यहां पे और आपको सुनाई दे रहा है, फिजिक्स है। लेकिन बोलने की भी एक लिमिट होती है। आप दो लोग एक कमरे में बात कर रहे हो तो आप दोनों क्या कर सकते हो, एक दूसरे को सुन सकते हो, लेकिन कोई दूसरे कमरे में हो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि साउंड की भी अपनी अपनी क्या होती है, लिमिटेशंस होती है, राइट। तो मतलब एवरीथिंग यू सी अराउंड योरसेल्फ इज फिजिक्स। जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब फिजिक्स है। जो भी आप अपने आसपास महसूस करते हो वो फिजिक्स है। मैं चल पा रहा हूं तो मेरे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है, ये फिजिक्स है। अगर मैं किसी चीज को पकड़ पा रहा हूं तो यहां पे फ्रिक्शन है और मैंने फोर्स लगाया हुआ है, फिजिक्स है। ठीक है, अगर मैं लिख पा रहा हूं तो इसमें एलईडी लगी हुई है, लाइट इमिटिंग डायोड्स लगे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जहां पे इंप्रेशन बन रहा है उसे कैच कर रहे हैं, फिजिक्स है। मतलब एवरीथिंग इज फिजिक्स। जो आप देखते हो सब फिजिक्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। किसके लॉज की स्टडी करनी है मुझे नेचर के लॉज की स्टडी करनी है। मैंने एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दिया जहां पे मैंने खुद से बनाई हुई चीज की बात की। मैंने लाइट की बात की, हमें अपने आप मिली। मैंने साउंड की बात की, हमें पहले से मिली हुई है, अपने आप मिली। मतलब नेचर में जो चीजें हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें अगर उनकी मैं स्टडी कर लूं तो वो स्टडी का फील्ड कहलाता है फिजिक्स। के नेचुरल लॉज की अगर मैं स्टडी करूं, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, उसे मैं क्या बोलूंगा, फिजिक्स बोलूंगा। ठीक है, अब फिजिक्स के दो पार्ट हो गए। दो पार्ट कैसे हो गए? देखो, दो लोग थे, हमेशा होता है ये। ठीक है, दो लोग आए, एक ने बोला कि तुमने जो पढ़ा है वो बहुत पुराना है, तो उसने बोल दिया इसे मैं बोलूंगा क्लासिकल फिजिक्स।
और दूसरे को बोल दिया कि तुमने जो पढ़ा है वो बहुत नया है, तो उसे बोलूंगा मॉडर्न फिजिक्स। जैसे अब लोग भी दो टाइप के होते हैं ना, पहले जो गांव में लोग होते थे या पहले जो पुराने लोग होते थे, है ना, जैसे मेरे ग्रैंडफादर है, वो जीन्स नहीं पहनते, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्लासिकल हैं, उनको अपना खुद का लाइफस्टाइल जैसा उन्होंने स्टार्टिंग से फॉलो किया है उन्हें वो पसंद है। लेकिन मैं तो पहनता हूं, तो मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं मॉडर्न हूं, एंड मैं समझता हूं कि वो ओल्ड है, मतलब कि वो पुरानी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, मैं मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हूं। मतलब टाइम के बेस पे क्या हो गई, दो भागों में बट गई फिजिक्स, कि 1900 से पहले की फिजिक्स को क्लासिकल बोल दिया गया, 1900 से बाद में जो भी चीजें फिजिक्स में आ गई वो मॉडर्न फिजिक्स हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, समझ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्लासिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स क्या है, टाइम के बेस पे होगी। मेरे दादाजी पुराने टाइम में पैदा हुए थे, तो और मैं थोड़ा नए जमाने का हूं, मतलब मैं 90s में पैदा हुआ हूं, मेरे दादाजी पहले पैदा हुए थे। मैं 95 में पैदा हुआ हूं, तो मैं बोलता हूं कि हाँ मैं नया, मैं बोल सकते हैं कि अगर 90s के बाद के जो बच्चे हैं उनको अगर मैं बोलूं कि वो मॉडर्न है या मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो उसी तरह से हो गया। और उससे पहले के अगर मैं ओल्ड बोलूं तो फिर वो उसी तरह के हो गया। तो 1900 से पहले के जो स्टडीज थी उनको हम बोलते थे कि भैया ये तो क्लासिकल पार्ट है फिजिक्स का, और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो है अपनी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ब्रांच है अपनी फिजिक्स की, जिसे 12वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, एटॉमिक स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लियर लेवल पे स्टडी करेंगे, हम बहुत चीजों की स्टडी करेंगे। खैर वो लंबी जर्नी है हमारी, 2 साल की जर्नी रहेगी, आज से स्टार्ट हो रही है, पूरा अभी 11वीं पढ़ेंगे, पूरा अभी 12वीं पढ़ेंगे, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं अपने को, है ना। तो फिजिक्स आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि क्या है। बेसिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है फिजिक्स, जिसमें बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे, सोच सकते हो कि फिजिक्स इज लव, फिजिक्स प्यार है, बस ये समझो। आप एक बार फिजिक्स समझना स्टार्ट कर दिए, आप ये मान के चलो आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, ठीक है, क्योंकि ये स्टडी ऑफ लॉज है ना जो नेचर के, ये आपको धोखा नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा फॉलो करते हैं अपने लॉस को, नेचर जो है अपने लॉस को फॉलो करती है। अगर ग्रेविटेशन सत्य है तो ग्रेविटेशन सत्य है, ये पेन अगर नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ये कभी धोखा नहीं देगा, ये ऊपर नहीं जा सकता। आपने जब भी पेन को छोड़ोगे ना तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये हमेशा नीचे ही गिरेगा। तो समझ रहे हो कि कितना ब्यूटीफुल है ना। इट नेवर लाइज, ये झूठ नहीं बोलती है, इसके लॉस कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसके लॉस कभी बोल सकते हैं कि धोखा नहीं देते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, तो हमें वही पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई, फिजिक्स पढ़ लिया हमने कि व्हाट इज फिजिक्स, नेचर ऑफ लॉज हमें पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का क्या स्कोप है, क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स का, ठीक है। तो देखो बच्चों, बात समझो मेरी, अभी क्योंकि आप 11वीं में आ रहे हो तो आप बहुत ज्यादा तो रूबरू होगे नहीं फिजिक्स से, है ना, लेकिन आपने मूवीज वगैरह बहुत देखी होंगी, है ना। एवेंजर्स आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस एज में मूवीज का शौक सबको होता है, मुझे भी था, ठीक है, इवन अभी भी है। तो हम उस एज में बहुत अच्छा लगता है हमें मूवीज, नई नई मूवीज आती हैं वो देखना, है ना। मतलब नॉट उस टाइप की मूवीज के मतलब बॉलीवुड टाइप की मूवीज, बॉलीवुड में भी अच्छी मूवीज आती है कोई कोई, बट हाँ ऐसा मैं साइंटिफिक साईफाई मूवी की बात कर रहा हूँ, साइंस फिक्शन की जो मूवीज होती है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे ना वो लोग ऐसे ऐसे क्रिएचर बना देते हैं। जैसे आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, है ना, उसमें क्या होता है कि एक अलग ही प्लेनेट पे लड़का निकल जाता है ना, अपने एस्ट्रोनॉट होते हैं 2-3 उसके साथ में, और वहां पे जाके वो स्टडी कर रहे होते हैं और वहां से सिग्नल भेज रहे होते हैं। तो वो सब पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स, नासा पूरा फिजिक्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि यहां पर स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप का मतलब बेटा ये है कि फिजिक्स कहां पे आप यूज कर सकते हो, तो वो तो अनडिफाइंड है। फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का स्कोप अनडिफाइंड है। हमें पहले लगा भी नहीं था कि हम लोग यहां पे गुड़गांव में खड़े होकर स्क्रीन पे कुछ लिखेंगे और दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या ऑल ओवर इंडिया बच्चे हमें फोन पे देख रहे होंगे। हमने तो कभी नहीं सोचा था। क्या आपने कभी सोचा? अपने फादर से पूछना कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमारे टीचर जो हैं वो गुड़गांव में बैठ के कभी स्क्रीन पे ऐसे लिख रहे होंगे और हम लोग यहां पे पढ़ रहे होंगे? नहीं। तो ये सब पॉसिबल हो पाया टेक्नोलॉजी के कारण। यहां पे फिजिक्स का यूज किया गया, लॉस का यूज किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी पार्ट ऑफ फिजिक्स है, तो कम्युनिकेशन वहां पे पढ़ेंगे हम लोग, 12वीं क्लास में चैप्टर भी है और वो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, राइट। तो मतलब ये है कि मतलब आप समझ के देखो चीजों को
कि फिजिक्स का स्कोप जो है वो अनडिफाइंड है। फिजिक्स को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर मैं बोलूं फिजिक्स का स्कोप क्या है। देखो गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो बड़ा मस्त लड़का था, ठीक है, कॉलेज वॉलेज में पढ़ता था मस्त आराम से, वो रात को जाके ऊपर देखता था ऐसे और उसे तारे नजर आते थे। अब वो देखता था अरे ये सब ऊपर इतने छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं, ये सब कैसे, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या चीज। तो उसने टेलीस्कोप बनाया। बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि उसे इंटरेस्ट लगा चीजों में, उसने देखना चाहा कि तारों को कि यार ये जो ऊपर ये हवा में ऐसा कुछ लटके हुए हैं, छोटे छोटे दिए जल रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या और क्यों ये जल रहे हैं, क्या क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ये सब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना टेलीस्कोप बनाया और उन्होंने फिर उसको पास से देखा। टेलीस्कोप से क्या हुआ, उन जो तारों की, चंद्रमा की, इन सब की इमेज थी वो पास आ गई उसके, है ना। तो उन्हें पता चला वाह ये तो इतना ब्यूटीफुल है, अच्छा चांद तो ऐसा है, मतलब चांद में तो ये है, चांद में तो वो है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद न्यूटन आए। न्यूटन को तो सब जानते होंगे ना, न्यूटन तो मतलब हमारा अब न्यूटन से रिश्ता जुड़ने वाला, पूरी 11वीं में न्यूटन 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 बाबा चलेंगे, ठीक है। तो न्यूटन आए, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने अपने घर से देखा कि यार ये मून जो है ये तो धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। हालांकि ये बात उन्हें पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने बोला कि यार ये धरती के ही चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहा है, क्या इसे और कोई नहीं मिली। ऐसे बोलते हैं ना कि क्या तुझे यही मिली, वो वाली बात है कि इसे और कोई नहीं मिली क्या, और कोई प्लैनेट भी तो हो सकता था, वाई ओनली अर्थ, ठीक है। तो हमें अपना मून दिखाई देता है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, सबके अपने अपने मून होते हैं, किसी के 16, किसी के 9, किसी के 44, किसी के 72, ऐसे, ठीक है। तो हमारा मून जो है वो हमें दिखाई देता है और वो हमारे प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या कर दी, खोज कर दी कि ये ग्रेविटेशन पुल है धरती और मून के बीच में, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, और वो एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसे कैंसल आउट करते हैं, इसलिए वो ऐसे 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 घूम रहे हैं चारों तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब उसके आगे अगर मैं बात करूं कि भाई एक्साइटमेंट क्या है, एक्साइटमेंट इज नथिंग बट स्कोप की ही यहां पे बात हो रही है कि किन चीजों तक आप ले जा सकते हो फिजिक्स को। मतलब हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम यार चांद पे जा पाएंगे क्या। मतलब आप पूछना अपने ग्रैंडफादर से, हालांकि उनके टाइम में जा चुके थे चांद पे, अगर आपके ग्रैंडफादर होंगे तो, बट अगर आप किसी 300 साल पुराने आदमी से पूछोगे कि यार तुम्हें लगता है कभी हम चांद पे जा सकते हैं, तो वो यही बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, वहां पे कैसे जाएगा भाई, उसकी दूरी पता है तुझे कितनी है, नहीं पता। भाई अगर मुझे बोला जाए कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मुझे पता है मैं 40 किलोमीटर दूर हूं दिल्ली से, तो अपनी गाड़ी निकालूंगा, बैठूंगा, ड्राइव करके निकल जाऊंगा, ठीक है, मुझे पता है 40 किलोमीटर। अगर मुझे टाइम बताया जाए ना कितनी देर में जाना, मैं बोल दूंगा चलो ठीक है आराम से जाऊंगा, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। आप कहीं पर जाते हो तभी पहुंच सकते हो जब आपके पास टाइम हो, आपकी गाड़ी में डीजल हो या पेट्रोल हो या सीएनजी हो, जिससे भी चलती है, ठीक है, मतलब आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आदमी चांद पे जाना चाहता है, यार उसे क्या पता कितनी दूर जाना है, कितना पेट्रोल लगेगा, कितना डीजल लगेगा, लेकिन स्कोप तो था ना, लोगों ने समझा तो सही ना कि यार वहां जाना है, और गए ना लोग। तो वही वाली बात है। अभी देखो मंगल ग्रह पे, मार्स पे जाने की क्या चल रही बात चल रही है। नासा ने एक मिशन निकाला हुआ आर्टेमिस 2024। क्या मिशन निकाला हुआ है, आर्टेमिस 2024। 2024 में नासा बोल रहा है लोगों को भेजूंगा चांद पे फिर से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, हमने भी देखो पिछले साल क्या भेजा था, चंद्रयान भेजा था, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीजें हैं जो स्कोप बनता रहता है फिजिक्स के लिए, ये कभी नेवर एंडिंग स्कोप है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, चीजें निकलती रहेंगी, और हम लोग टेक्नोलॉजी को लगा के आगे चीजों को बनाते रहेंगे, ठीक है। पहले फोन कैसे होते थे, अभी देखो फोन क्या टच एकदम मस्त चलने वाले आ रहे हैं ना, फास्ट एकदम, लैपटॉप से भी फास्ट, सुपर फास्ट, है ना। टेक्नोलॉजी ये सब कुछ, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, या बोल सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को अभी तक ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर करें जितने ज्यादा लोगों के साथ कर सकते हैं। बताओ भैया 11वीं क्लास में हो गए हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज चालू हुई है, एंड लेट्स स्टडी टुगेदर, ठीक है। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब मैं बात करता हूं कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है, ठीक है। अब देखो डोमेन की बात क्या है, फिजिक्स को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। कैसे, एक तो होता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की स्टडी करके, एक होता है उस बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर छोटी छोटी चीजों की स्टडी करके। जैसे आपको पता है ना, आपने एटम का नाम सुना होगा, ठीक है, मुन्नी बदनाम हुई वाला एटम डांस नहीं, वो आइटम डांस की बात नहीं कर रहा मैं, एटम की बात कर रहा हूं। एटम क्या होता है,
एटम आपको पता ना, हम सबके अंदर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है ना, केमिस्ट्री वाला, ठीक। तो होता क्या है, या तो आप मेरी स्टडी करो या आप मेरे अंदर घुस के मेरे छोटे छोटे कण जिनसे मैं मिलके बना हुआ हूं, डीएनए, आरएनए, ये वो फलाना ढिमका, सबकी स्टडी करो। तो आप दो तरीके से स्टडी कर सकते हो। आप मुझसे मिलोगे तो मुझे जानोगे, मुझसे पढ़ोगे तो मुझे जानोगे, आप बोलोगे हाँ सचिन सर अच्छा पढ़ाते या सचिन सर गंदा पढ़ाते। और अगर कोई डॉक्टर होगा वो मेरे अंदर घुस जाएगा बिल्कुल, वो मेरा हार्ट का देखेगा, क्या ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो मुझे देखेगा क्या इसकी आंखें कितना तेज है, कैसे काम कर रही है, ऐसे लगा लगा के देखेगा, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो मतलब वो अपनी हरकतें करेगा, लेकिन जनरल लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो स्टडी के दो क्या हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बड़े लेवल पे जिसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और एक हो सकता है छोटे, मतलब उस मैक्रो डोमेन के अंदर घुस के छोटा छोटा पॉइंट पकड़ लिया, उसकी स्टडी कर दिया, तो वो होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। समझ गए? ठीक है। तो यार यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम आगे चलते हैं कि भैया मैक्रो में हमें क्या पढ़ना है, बड़े लेवल पे हमें क्या चीजें पढ़नी है और छोटे लेवल पे क्या चीजें पढ़नी है। अब ये बात तो आपको पता ही है कि जो हम तारों की, चांद की स्टडी करेंगे, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर इनकी स्टडी हम कर रहे हैं तो कौन से में आएगा, बड़े में या छोटे में? चांद तारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है क्या, या बड़े बड़े? बड़े बड़े हैं ना। तो प्लैनेट्स की स्टडी अगर हम कर रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हम कर रहे हैं, तो किस में आएगा वो? मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। और अगर हम छोटे 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 नन्हे मुन्ने एटॉमिक लेवल पे जाके किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर लेवल पे जाके किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके किसी चीज की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक यानी कि बड़े 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 लेवल पे अगर मैं स्टडी करूं, मैक्रोस्कोपिक पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। इसके अपने पास मैक्रोस्कोपिक के 4 पार्ट हो गए, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक में 1 पार्ट होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा 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 छोटे पार्ट पे अगर स्टडी करूं फिजिक्स को, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन वो 1900 से बाद का पार्ट है, या फिर मैं जनरली इसे मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो बड़े लेवल पे कौन सी चीजों की बात करते हैं? हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है ये समझो। मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। मतलब क्या है? मतलब इसका ये कि मैकेनिक्स में आप लोग क्या पढ़ोगे? आप लोग न्यूटन के लॉस पढ़ोगे, है ना। यहां पे ये सब याद नहीं रखना है, ये बस मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा समझोगे कि टीवी प्रोग्राम चल रहा है, एक कोई एंकर वैंकर आया है गंदा सा, वो कुछ बोल रहा है, बस उसे सुन लो, ठीक है, काम आएगा या आगे ये पढ़ने वाला है, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है एंकर, ये आपकी मर्जी, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो इट इज कंसर्न विद मोशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो बेसिकली क्या है कि भैया जो अपने पास में मोशन हो, मतलब पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, हमें ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन से डील करनी है। कोई भी पार्टिकल है, उसकी मोशन के यार वो कैसे मूव कर रहा है, उसका इक्विलिब्रियम के मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रुका क्यों नहीं है, ये सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। बॉडीज के बारे में डिस्कस करना है कि रबर को क्यों खींच सकता हूं मैं, ईंट को क्यों नहीं खींच सकता, लकड़ी को क्यों नहीं खींच सकता। रबर खींच जा रही है, लोहे का तार खींच जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं खींचती है, क्यों? डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती है, क्या होती है रिजिड बॉडी, है ना। ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चलेगा अपना मैकेनिक्स में। उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे बेटे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे सिस्टम इन मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम एंड चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ईटीसी अंडर एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें हीट का एप्लीकेशन पढ़ना है कि हीट कहां से कहां बह रही है, क्यों बह रही है, इसका कुछ यूज हो सकता है क्या, ये सारी चीजें। बिल्कुल बेसिक बात है कि हीट का क्या यूज कर सकता हूं मैं, कैसे इसे आगे बढ़ाया जा सकता है ना। और मतलब कौन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे मैं किसी सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूं, है ना। प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हीट क्या होती है, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। आगे अगर मैं चलूं तो तीसरा मैक्रोस्कोपिक पॉइंट, ये भी मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे स्टडी हो रही है, उसी का पार्ट है। बट इसमें हम पढ़ते क्या है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज, के मतलब चुंबक है, एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रही है,
उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट, या फिर चुंबक लोहे को अट्रैक्ट कर रही है। मतलब यार लोहे में ऐसी कौन सी खास बात है कि लोहा ही अट्रैक्ट हो रहा है चुंबक की तरफ, मैग्नेट की तरफ लोहा ही अट्रैक्ट होता है, तो उसमें ऐसी कौन सी खास बात आ गई? मतलब मैं क्यों नहीं अट्रैक्ट होता, लकड़ी क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही, या कोई और क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रही है चुंबक की तरफ, है ना। तो वही चीजें हमें सीखनी है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। करंट के कारण भी, फैराडे का लॉ आपने देखा होगा ना, 10वीं में पढ़ा होगा, और आपने उसका एक और लड़का था ना लेंज का लॉ आपने देखा होगा। तो बहुत सारे लॉज आपने पढ़े होंगे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें चार्ज के बारे में पढ़ना। अभी तो हम मास के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हीट के बारे में, यहां पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चे में मीन्स हीट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स। यार देखो, थर्मो मीन्स हीट नहीं होता एक्चुअल में, थर्मोडायनेमिक्स वो लिखा हुआ है पार्ट, एक्चुअल में वो थर्मल फिजिक्स है, मतलब जहां पे हम हीट की स्टडी करते हैं और फ्लो ऑफ हीट। डायनेमिक्स बोल रहे हो मतलब फ्लो, जैसे होता है ना किसी भी चीज की डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो, मूवमेंट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसका क्या यूज है ना, और उससे क्या क्या चीजें एसोसिएट की जा सकती है। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर है? चलो ओके ओके ओके। अब आगे अगर मैं चलूं तो आगे हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना है बेटा? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? देखो, ऑप्टिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये भी बड़े लेवल पे स्टडी है। ऑप्टिक्स में हम लाइट के फिनोमिनास पढ़ेंगे, कैसे कि लाइट सन से हमारे तक कैसे आ रही है, हमें चीजें क्यों दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक ही चश्मा क्यों नहीं होता दूर से और पास के ऑब्जेक्ट को देखने वाला, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चश्मा अलग लगाया जाता है, ठीक है, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चश्मा अलग लगाया जाता है। ये लेंस क्या होते हैं, क्यों काम लिए जाते हैं, कैसे काम लिए जाते हैं। ठीक है, तो काले चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो वाले चश्मे की बात कर रहा हूं जो देखने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में। किसमें डिस्कस करेंगे बेटा? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हमें बेसिकली लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम जब मून को देखा टेलीस्कोप बना के, तो उसको कैसे पता चला कि यही टेलीस्कोप है जो मेरे को दूर की चीजों को पास दिखाएगा। ठीक है, कुछ तो रीजन होगा ना, तो वो सारी चीजें। उसके अलावा लाइट के जो भी फिनोमिनाज हैं कि देखो अपन रेनबो बनता हुआ देखते हैं, कैसे बनता है, प्रिज्म से एक साइड से लाइट डाली दूसरी साइड से 7 रंगों में निकलती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, राइट। उसके अलावा अपना जो पार्ट है ये माइक्रो का है, माइक्रो का पार्ट है, मतलब छोटे लेवल पे स्टडी है। जैसा कि मैंने बताया ये मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। यहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना, एटॉमिक स्टडी करेंगे फिजिक्स की, न्यूक्लियर लेवल पे स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, राइट। अब यार इस लेक्चर को खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है, एक हाई नोट पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, एक छोटी सी चीज रह गई, फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा, और वो भी कोई इतनी ज्यादा ऐसा है कि इंपॉर्टेंट चीज है नहीं एक्चुअल में, बस मुझे 4 फोर्सेस है उनके बारे में आपको बताना है। बट अगले लेक्चर में भी हम इसी तरह से सेम बातों को कंटिन्यू करेंगे, सेम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, और उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे कि फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस कौन से नेचर में, राइट। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जरूर आइए, जरूर देखिए। और फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, 9, 10, 11, 12 चारों ही क्लासेस के लिए हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। अभी जो लाइव नेक्स्ट क्लास है वो मेरी 10th क्लास की क्लास है ना। तो अगर आपका कोई 10th का कॉन्सेप्ट रह गया है, मिस हो गया, या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन जो भी है, या फिर कोई फ्रेंड है, उन्हें बताओ कि भैया 10वीं क्लास में हो तो पढ़ाई स्टार्ट करो, डाउटनेट पे जाओ। और आप भी सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, बगल में एक घंटी आएगी उसे बजा दो, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।